तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज सैटरडे, शनिवार का दिन, कहानी रिकॉर्डेड। लेकिन आज कहानी के आखिर में बहुत सारे लोगों के मैं कुछ विशेष मेल, शिकायतें, तारीफ़ें लिख कर लाया हूँ। कुछ के बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, वो भी लिख कर लाया हूँ। तो कहानी के आखिर में पहले आज की कहानी की शुरुआत। और ये कहानी मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए एक सबक है, एक नसीहत है। ज़िंदगी अनमोल है, ये हम सब जानते हैं। और इस ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए कई ऐसे सिचुएशन आते हैं। तो कुछ लोग एक मिसाल छोड़ जाते हैं अपनी जद्दोजहद से, अपनी जंग से, जीने की ललक से, हिम्मत ना हारने की अपनी फितरत से और लड़ने की अपनी सलाहियत से। ये कहानी हर एक उस शख्स के लिए है जो मायूस है, मजबूर है, उसे लगता है दुखी हूँ, बाकी ज़िंदगी में अब कुछ रहा नहीं, बचा नहीं, नाउम्मीदी है। ऐसे लोगों के लिए ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, इसलिए कि ये कहानी सबक देती है कि हर हाल में जीना और ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना, ये हम सब के अपने हाथ में है। हम हार कर बैठ जाएं तो फिर कुछ नहीं है, लेकिन अगर जितना है, जो कुछ है, और उसी में हम लड़ाई लड़ें और उसके लिए एक कोशिश करें, तो फिर ये ज़िंदगी बहुत कुछ है। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सब बहुत सारी खबरें देख रहे हैं। बहुत सारे मज़दूर हैं जो बेघर हैं, अपने घरों को लौटना चाहते हैं। उनमें से ही कई ऐसे लोग हैं जो कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुँचे हैं, क्योंकि ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, कोई परिवहन के और दूसरा इंतज़ाम नहीं है, उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, साइकिल तक नहीं है, पैदल निकल लेते हैं। गठरी है हाथ में, वज़नी बच्चे हैं गोद में, फिर भी वो जा रहे हैं। और कई सौ किलोमीटर तक, महाराष्ट्र से लेकर साउथ के इलाकों से तक, नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक लोग पैदल पहुंच गए। ये भी एक उनकी हिम्मत और जज्बा है। तो ये भी दिखाता है कि अगर सारे रास्ते बंद हों, फिर भी अगर मन में आपके लगन हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तमाम तकलीफ़ें रास्ते में हुई होंगी, लेकिन फिर भी वो पहुँचे। इन्हीं का एक दूसरा पहलू ये कि बहुत सारे लोगों को इस हालात में खाना नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं इस वक्त संकट की घड़ी में, और ये अच्छी चीज़ है। ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर है, और उसके बारे में सिर्फ आप सोचिए। एक शख्स है जिसके आसपास मीलों तक कोई दूसरा शख्स नहीं है, कोई दूसरा इंसान नहीं है, वो अकेला है। एक छोटा सा नाव है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ पानी है, समंदर की लहरें हैं, कभी भी आ सकने वाला तूफान है, शार्क मछली है। न खाना है, न पानी है, ज़िंदगी जीने का कोई साधन नहीं है। और इसके बावजूद वो हारता नहीं है। पूरे 14 महीने, 438 दिन, 438 डेज उसी हाल में वो रहता है, जीता है, फिर जीतता है, और वापस इंसानों की दुनिया में लौटता है। एक इंसानी जद्दोजहद, ज़िंदगी जीने की एक ललक, और ज़िंदगी से न हार मानने की एक ज़िद, ये कहानी उसकी है। कहानी की शुरुआत होती है 18 नवंबर 2012 को, 18 नवंबर 2012। और इस कहानी की जो ज़मीन है वो है मैक्सिको। मैक्सिको के एल सेल्वाडोर में रहने वाला एक मछुआरा जिसका नाम है जोस सल्वाडोर अल्वोरंगा। तो जोस सल्वाडोर 15 साल से मछली पकड़ने का काम करता है। उसके अपने दूसरों के लिए मछली पकड़ता है, उसका मालिक है। बस उसका काम ये है कि मालिक के नाव को लेकर वो समंदर में जाना और 2-2, 3-3 दिन तक समंदर में रहना, और जितनी मछली पकड़ सके वो लेकर आना, और फिर उन मछलियों को बेचा जाता था। और जो इसकी फ़ीस या इसकी जो तनख्वाह थी वो जोस सल्वाडोर को मिलती थी। तो 15 साल का तजुर्बा था समंदर में मछली पकड़ने का जोस सल्वाडोर को। और उसी तजुर्बे के बिना पर एक बार और वो मछली पकड़ने के लिए समंदर की लहरों में उतरता है। उसको अपने एक दोस्त के साथ लेकर जाना था, जो पहले से तय था, जो हमेशा उसके साथ जाया करता था। लेकिन ऐन वक्त पर उस दोस्त ने कुछ मजबूरियां थी, साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा अभी टाल दो, कुछ दिन बाद चलेंगे। लेकिन जोस सल्वाडोर को जाना था, पैसों की ज़रूरत थी, घर चलाना था। उसने कहा नहीं, अभी जाना ज़रूरी है पैसे कमाने, क्योंकि जितनी मछली वो पकड़ कर लाकर अपने सेठ को देता था, उसके हिसाब से उसे पैसे मिलते थे।
तो जोस सल्वाडोर ने अपने उस दोस्त को छोड़ा और एक 20 साल का लड़का जो नया नया मछुआरा बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, समंदर में उतरता था। जोस सल्वाडोर ने उस लड़के से बात की और वो तैयार हो गया। उससे जो भी उसकी फ़ीस थी कि 2-3 दिन समंदर में रहेंगे, उसके बाद वो पैसे देंगे, वो उसके साथ उसको लेकर चल पड़ा। उस 20 साल के लड़के का नाम था कोर्डोबा। अब जोस सल्वाडोर और कोर्डोबा ये दोनों एक नाव में, जो इनके मालिक का नाव था, उसमें बैठते हैं। और ये जो नाव थी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, 23 फुट लंबी नाव थी, नौका। और इस नाव की ख़ास बात ये थी कि इस नाव में कोई ऐसा, मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जहाज़ जिसमें पर्दे टंगे होते हैं, दूर से दिख जाता है पानी का जहाज़ चलाना, ये बिल्कुल फ्लैट और प्लेन था। मतलब इसके ऊपर ना कोई बांस था, ना कोई तंबू, ना कोई शेड सूरज से और इससे छुपने के लिए, बचने के लिए, कुछ भी नहीं। नाव एकदम सपाट, अगर समंदर की लहरों में उतर जाए और दूर से अगर कोई जहाज़ भी गुजरे तो इस नाव दिखाई भी ना दे, क्योंकि वो पानी के बिल्कुल लहरों के साथ है। और ऊपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे नाव की तस्वीर आप देख सकें और लगे दूर से कि अरे वो नाव चला रहा है। जो बड़े बड़े झंडे या बाकी चीज़ें होती, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो जोस सल्वाडोर और कोर्डोबा दोनों 18 नवंबर 2012 को इस छोटी सी नौका पे, जो 23 फुट लंबी थी, मछली पकड़ने के लिए समंदर में उतर जाते हैं। इस बोट में जो उन्होंने साथ में सामान रखा था, क्योंकि समंदर में जाते हैं तो कुछ खाने पीने की चीज़ भी रखते हैं, बाकी चीज़ें मछली पकड़नी है उसके लिए भी जगह। तो जो नौका पे जो चीज़ें रखी हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थी। 16 गैलन पानी रखा था, 70 गैलन गैसोलीन थी, इसके अलावा 700 हुक्स थे अलग अलग मछलियाँ पकड़ने के लिए, 3 चाकू थे बड़े बड़े, एक मोबाइल फ़ोन था जो प्लास्टिक बैग में रैप करके रखा था ताकि वो नमी उसको ख़राब ना हो जाए, एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस था लेकिन यह वाटरप्रूफ नहीं था, इसके अलावा एक 2 वे रेडियो था जो ये अपने सेट से बात कर सकता था समंदर में। तो जो भी मछुआरे जाते हैं कांटेक्ट के लिए, संपर्क बना रहे उसके लिए, तो 2 वे रेडियो, ये बैटरी। लेकिन ये भी जो बैटरी थी, 2 वे रेडियो जो था, ये 50% चार्ज था सिर्फ, क्योंकि 15 साल में जोश न जाने कितनी बार गया और वो फिक्स होता था कि इतने जाना है और 1 या 2 दिन में लौटना है या 3 दिन में लौटना। उन 3 दिन के हिसाब से सारी तैयारी करके जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें लेकर ये वहाँ से पहुँचता और साथ में करीब 90 kg आइस, बर्फ़ भी रखा था बोट में, ताकि जो मछलियों को पकड़ें तो मछली ख़राब ना हो, अगर 2 दिन है तो उसको पकड़ के बर्फ़ में भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान के साथ जोस और कोर्डोबा मैक्सिको के एल सल्वाडोर कोस्टल एरिया से इस 23 फुट छोटी नौका पे मछली पकड़ने निकल जाते हैं। पहला दिन गुजरता है, काफ़ी अच्छी खासी सही टाइम रहा मछली पकड़ने का। इन्होंने मछली पकड़ी, अच्छे से पकड़ी। इसके बाद दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी इन्होंने ठीक ठाक मछली पकड़ी। अब तक करीब 500 वज़न के किलो मछलियाँ पकड़ चुके थे ये दोनों। 2 दिन के बाद अब इन्हें लौटना था। तट से, किनारे से करीब 50 मील दूर समंदर में थे ये दोनों मछली पकड़ने के लिए। 50 मील दूर, 2 दिन ख़त्म। 20 नवंबर 2012 को वापसी थी इनकी। अभी भी ये किनारे से 50 मील दूर थे। अचानक समंदर में तूफान आ जाता है। तूफान काफ़ी तेज़, लहरें बहुत ऊंची ऊंची। उस तूफान और लहरों में जोस सल्वाडोर की जो नाव है, नौका है, वो फंस जाती है। थपेड़े समंदर के उस नाव को उसके रूट से अलग कर देते हैं। जिधर जाना था, जो रास्ता था, एक तरह से उससे भटका देते हैं। थोड़ी देर के बाद चूँकि थपेड़े इतने ज़्यादा और लहरें इतनी तेज़ थीं कि नौका को किधर जाना है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है, रास्ता पलट चुका है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आप सिर्फ एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए आप पता कर सकते हैं। और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम उस वक्त बंद हो चुका है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और वो अब काम नहीं कर रहा था। बचा इकलौता रेडियो जो 50% चार्ज था। अब दूसरा दिन था।
अपने सेठ को फ़ोन किया। जोश ने कुछ देर के बाद, जब थोड़ा सा समंदर की तूफान शांत हुआ और उसने बताया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो उसने कहा कि तुम जीपीएस से पता करो। उसने कहा जीपीएस काम नहीं कर रहा है। तो उसने कहा देखो आसपास में कुछ दूसरा कोई जहाज़ या कुछ और दिखाई दे। उसने कहा यहाँ दूर दूर तक कोई जहाज़ नहीं दिखाई दे रहा है। और इतने में बात करते करते अचानक रेडियो भी बंद हो जाता है, बैटरी थी नहीं। अब एक तरह से दुनिया से संपर्क टूट गया जोस सल्वाडोर का। ये और कोर्डोबा अब दोनों नाव में, और उन्हें ये भी पता नहीं कि वो किस तरफ हैं, किस रास्ते पर हैं। कुछ देर के बाद फिर तूफान आता है। तूफान के थपेड़े फिर तेज थे, फिर दोनों भटकते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा रास्ता भटक जाते हैं। अब इन्हें कुछ पता नहीं कि ये कहाँ है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, रात होती है, फिर दिन होता है और इन्हें कुछ मालूम नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं। बट अभी भी खाने पीने का सामान था। लेकिन इसी बीच में चौथे दिन एक बार फिर तूफान आता है, फिर जान खतरे में थी। अब इन्हें लगा कि ये नाव जो है, ये चूँकि एक तो छोटी नाव है, ये डूब सकती है। इसमें वज़न भी ज़्यादा है, 500 किलो तो मछली रखा हुआ है, बाकी आइस, पानी, गैसोलीन। तो जान बचाने के लिए अब ये कि जिस चीज़ के लिए आए थे उसी चीज़ से पहले पीछा छुड़ाना था अपना। जो 500 किलो मछली थी वो उसको नाव से उठाकर इन्होंने समंदर में फेंक दिया। हालांकि उसमें एक रिस्क था, बीच समंदर में है और बीच समंदर में शार्क मछलियों का बहुत ख़तरा होता है। और शार्क को अगर आप वहाँ पे मछलियाँ कहीं से आपको मिलती हैं, फेंकते हैं आप, तो फिर उन मछलियों को टोह लेते हुए वो जहाँ से मछली फेंकेगी उसके करीब आ सकती है, मतलब नौका तक। और वहाँ तक आए तो फिर इन दोनों की भी जान खतरे में थी। लेकिन जान बचानी थी, इसलिए बोट का वज़न हल्का करना था। पहले मछली फेंकी, फिर पानी फेंका, गैसोलीन फेंका, धीरे धीरे करके जो ज़रूरी चीज़ें थी थोड़ा बहुत रखा, पानी वानी, और बाकी सब फेंक दिया। क्योंकि उम्मीद थी कि ये तूफ़ान थमेगा, इसके बाद रास्ता मिलेगा, लौट आएंगे किनारे तक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तूफ़ान ने कश्ती का रुख इस तरह से मोड़ दिया कि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका रूट क्या है। अब वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे दिन रात बदलते जाते हैं, किसी से संपर्क नहीं हो रहा है, पानी जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, जो खाना था वो भी लगभग ख़त्म हो रहा है। करते करते हफ्ता 10-15 दिन बीत गया। अब राशन भी ख़त्म, पीने का पानी भी ख़त्म, जो खाना था वो भी ख़त्म। अब ज़िंदा कैसे रहें? तो जो नाव के पास से जो पक्षी परिंदे गुजरते या आकर बैठते वहाँ तक, तब तक वो तो उन्होंने पकड़ पकड़ के खाए। समंदर से मेंढक पकड़ कर खाए या जो भी समुद्री उस तरह के जानवर थे, उन्हीं के ऊपर ये जिंदा रहते। समंदर का पानी शुरू में अपनी प्यास बुझाने या बचने के लिए उन्होंने हलक के नीचे तो उतारा, लेकिन समुद्री पानी पिया नहीं जा सकता है। गले में एक तरह से खराश और गले में सारी चीज़ें होंगी कि गले के अब नीचे एक तो जो मेंढक से लेके बाकी चीज़ें खा रहे हैं उसको बनाने का या पकाने का कोई इंतज़ाम नहीं, तो वो भी कच्चा गले के नीचे उतारना है। पानी है नहीं, समंदर का आप नमकीन पानी पी नहीं सकते, उससे भी अब गले के नीचे नहीं उतर रहा है। कोई मदद के लिए सामने नहीं दिख रहा है। बट इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही है। अभी थोड़ा वक्त बीतता है, इस दौरान में दूर दूर कई बड़े जहाज़ दिखाई देते हैं। इन दोनों को तो वो जहाज़ दिखाई देते हैं, लेकिन उस जहाज़ पे बैठे हुए शख्स को इन दोनों का नाव दिखाई नहीं देता। जब मैंने आपको शुरू में कहा कि इस पर कोई एंकर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई तंबू नहीं, और ये पानी समंदर में बिल्कुल लगता है कि एकदम समंदर के साथ ही नौका चल रहा है। छोटा सा नाव, 23 फुट का। जितना चिल्ला सकते थे उस हालत में भी दोनों चीख के मदद मांगते, लेकिन सामने वाला दिखाई नहीं देता। करीब ऐसे 40 से 50 जहाज़ मिले दूर दूर से, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, किसी की नज़र नहीं पड़ी। धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 20-25 दिन गुजर गए। जोस सल्वाडोर, उस वक्त उसकी उम्र करीब 37 साल थी, 37 ईयर। कोर्डोबा की उम्र 20 साल थी। ऐसे हालात में कोर्डोबा की हिम्मत टूटती जा रही थी। अब उससे खाना नहीं खाया जा रहा था, समंदर का पानी नहीं पिया जा रहा था। आखिर में जोस सल्वाडोर ने फिर ये कहा कि प्यास ज़रूरी है बुझानी। इन लोगों ने तरीका निकाला और जोस ने, बल्कि कोर्डोबा उसके लिए तैयार नहीं था। पर समंदर का पानी जब पिया नहीं गया,
तो इन्होंने जो यूरिन पास करते थे, अपना पेशाब, वो जमा करके पीना शुरू किया और उस तरीके से प्यास बुझाई। जब मछुआरे का काम शुरू किया था जोश ने, तब उसे एक एक बेसिक चीज़ें बताई गई थी कि अगर समंदर में फंस जाओ, कि भी ऐसे हालात हो जाए तो क्या क्या कर सकते हो। तो उसमें एक ट्रेनिंग में पार्ट ये भी था। तो ये अपना पेशाब पी पी कर ये लोग जिंदा रहे। 30 दिन बीत गए, करीब 1 महीना। 1 महीने के बाद अब गले के नीचे चूँकि कच्चा खाना, पेशाब पीना, वो कोर्डोबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती गई, वो लगभग निढाल बेहोश होता गया। लेकिन जोश उसको हमेशा हौसला देता कि हम पहुँचेंगे, हम फिर पहुँचेंगे अपने घर पे। बट उसको लगता नहीं था कि अब पहुँचेंगे कोर्डोबा को। तो एक दिन उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम सिर्फ मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी माँ के पास जाना और मेरी माँ से कहना कि मैं उससे नाराज़ था, अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो उस शादी से मुझे गुस्सा था, बट तुम बता देना। जोश उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम पहुँच गए और मैं मर गया तो तुम एक काम करना, तुम मेरी माँ के पास जाना और कहना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो इन दोनों ने एक दूसरे से वादा लिया था कि जो भी बचेगा वो उसकी माँ के पास जाएगा और उसको सारी कहानी सुनाएगा। लेकिन कोर्डोबा कम उम्र होने की वजह से हिम्मत हार गया। करीब 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, एक सुबह अचानक देखता है जोश कि उसके बदन में हरकत नहीं है। उसको काफ़ी झंझोड़ता है, तमाम आवाज़ देता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि कोर्डोबा की मौत हो चुकी थी। 15-20 दिन तक भूखा और इस तरीके से, जिस तरीके से वो मेंढक और बाकी चीज़ें जोश जिंदा रहने के लिए खा रहा था, वो कोर्डोबा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो प्यास बुझाने के लिए, पेशाब पीने के लिए तैयार नहीं था। इन चीज़ों ने उसे कमज़ोर कर दिया और उसकी मौत हो गई। 4 दिन तक उसकी मौत के बाद जोस सल्वाडोर उसकी लाश से ही बात करता रहता था और उसी नाव में रखकर, क्योंकि आसपास मीलों कोई इंसान उसको दिखाई नहीं देता था और उसे लगता था कि 30 दिन इसके साथ कट गए, कम से कम बातचीत करके, एक दूसरे को दिलासा देकर, हिम्मत देकर, लेकिन अब ये भी साथ छोड़ गया। लेकिन ये चीज़ उसके दिमाग में यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसको छोड़कर जा चुका है या मर चुका है। 4 दिन तक वो रात को कि अच्छा तुम ये खा लो, जैसे ज़िंदा है, कुछ नहीं होगा, अभी पहुंच जाएंगे, गले में बस एक बार आंख बंद करके डाल लो इस मेंढक को, पेट भर जाएगा, एक बार और ये पी लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी, अच्छा ठीक है, तो उठ के थोड़ी देर बाद पी लेना, खा लेना। 4 दिन तक इस तरीके से वो उस लाश से बात करता रहा। 4 दिन के बाद एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि ये तो मर चुका है और अगर मैं इसी तरह से करता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। तब फिर वो खूब रोया। रोने के बाद 4 दिन के बाद उस कोर्डोबा की लाश को उसने नाव से समंदर में फेंका और फिर तय किया कि मैं आखिरी दम तक जूझूंगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसके बाद उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह चलती रही। कुछ परिंदे, मेंढक, ये सारी चीज़ें मिल जाती, वो खा लेता, पेशाब पी पी कर जिंदा रहता। धीरे धीरे वो भी निढाल होता गया। लेकिन चूंकि वो मछुआरा था, 15 साल से समंदर में उतरता था, तो उसे मालूम था दिन और रात को कैसे गिनना है। तो वो हर चांद, जब भी वो चांद को देखता तो उसी नाव में कहीं वो एक निशान बनाता और उससे ये अंदाज़ा लगा लेता कि आज मुझे कितने दिन हो गए इस पर। और धीरे धीरे वो दिन बढ़ते जाते, दिन महीने में, महीने महीने बढ़ते जाते और उसकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कोई मदद नहीं और दूर दूर तक किनारा नहीं। एक रात अचानक, पहली बार वो जब निढाल होकर लेटा हुआ था, तो आसमान में बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंख खुली, उसने देखा बिजली कौंध रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके चेहरे पे पहली बार उस समंदर में थोड़ी सी खुशी आई। उसे लगा शायद अब मुझे पानी पीने को मिलेगा। जो आइस बॉक्स था जिसमें 90 किलो आइस लेकर वो आया था, जो मछली रखने के लिए उसको फेंक दिया था, उस आइस बॉक्स और उस तरह की जितनी भी चीज़ें थीं, उसने आसमान की तरफ उसका मुंह करके रख दिया ताकि जब बारिश हो तो उसका पानी इसमें जमा हो जाए। बारिश हुई, पानी गिरा और वो खुशी से पागल हो गया। अगले कुछ दिनों तक बूंद बूंद के हिसाब से उसने उस बारिश के पानी को संभाल के रखा और पीता रहा।
पीता रहा और जीता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बीच में कई बार उसे लगा कि अब नाव से कूद जाना चाहिए, अब हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि किनारा कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जहाज़ दिखता नहीं है, कोई संपर्क करने का साधन नहीं है। अब कब तक लड़ूंगा। इस दौरान में उसके हाथ से लगभग मांस गायब हो चुके हैं, सिर्फ हड्डियां बची हैं। उसके जो पैर हैं वो सूज चुके हैं, पसलियां बची हुई हैं। बाल दाढ़ी बेतरतीब, मतलब कोई देख ले तो डर जाए। और उसको खुद से ही अब लगने लगा कि शायद अब ज़िंदगी में कभी इंसान किसी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा और ये समंदर ही मेरा कब्र बनेगी। तो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसके अंदर ये मायूसी घर करने लगी और उसे लगा कि अब शायद मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। और अब वो निढाल होने लगा। तब उसने फिर एक नई चीज़ की कि नहीं, अचानक आवाज़ आई कि अभी भी लड़ूंगा। फिर उसने लड़ने के लिए दो चीज़ें अपने दिमाग में सोची। एक कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत रईस आदमी हूँ, और ये जो 23 फुट का नाव है ये मेरा आलीशान बंगला है और ये उसका गार्डन है, और मैं इसमें मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करूँगा। तो वो ये सोचता और फिर हिम्मत जुटाता उन्हीं कमज़ोर कदमों से, उन्हीं कमज़ोर हाथों से, और वो नाव पे वॉक करता। दूसरा ये सोचता, उसने बताया ये चीज़ कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मेरे आसपास बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं और मैं उनको इमेजिन कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें वो सोचता रहा, और इन दो चीज़ों के सोचते सोचते फिर उसके अंदर एक बार फिर ललक आई कि नहीं, मेरा बॉडी काम कर रहा है, मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ। वरना वो निढाल पड़ा रहता था। लेकिन ये भी कब तक। फिर वक्त बीतने लगा। कमज़ोरी अब उसके चारों तरफ थी, शरीर जवाब दे रहा था। ऐसे ही निढाल पड़ा हुआ था। निढाल पड़ा पड़ा शायद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बेहोशी में ही था कि अचानक उसे कुछ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई थी। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने बड़ी कमज़ोर सी आंखें खोली, देखा आसमान की तरफ, तो उसने देखा पहली बार कुछ परिंदों को आसमान में उड़ते हुए। बीच समंदर में परिंदे नहीं उड़ते, परिंदे वहीं होते जहाँ कहीं किनारा होता है। और वो चूँकि मछुआरा था, जैसे ही उसने परिंदों को देखा उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी वापस मिल गई, क्योंकि परिंदों का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी जगह के किनारे पे है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उठा, देखा सामने एक दूर एक टापू जैसा जगह है। पहली बार कोई ज़मीन और पहाड़ दिखाई दे रहा था उसे। जितना जोश और जितनी ताकत थी उसने अपने अंदर समेटी और उस टापू की तरफ बढ़ चला उस नाव के साथ। लेकिन फिर किस्मत ने लगता था कि धोखा देना शुरू किया। जैसे जैसे टापू करीब आता गया, नाव का डायरेक्शन अब चेंज होता गया। एक बार फिर समुंदर की लहरें जो है वो ज़ोर मारने लगी। जाना उसको इस तरफ था, लहरें उसको दूसरी तरफ ले जा रही थी। लेकिन किसी तरह ताकत लगाकर वो उस टापू के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। फिर भी जब टापू और उसके बीच में कुछ दूरी रह गई, तब अचानक उसे लगा कि नहीं, अब इन लहरों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये लहरें इस नाव को कहीं और ले जाएंगी और फिर वो शायद इसके बाद वो ज़िंदा न रह पाए। जब किनारा कुछ ही दूर रह गया, तब उसने एक फ़ैसला किया। उसने कहा कि अब नाव से कूदना ही बेहतर है, वरना ये नाव किनारे तक नहीं लगने देगा ये जो लहरें चल रही हैं। वो कूद गया। कूदने के बाद तैरता है, जितनी जान बची थी सबको एक साथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से वो उस टापू के किनारे तक पहुंचता है। पहली बार उसके कदम ज़मीन पर पड़ते हैं। ज़मीन पर कदम पड़ते ही और जब उसे लगता है कि अब वो सेफ है, वो बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी के बाद थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जिस जगह पे है, जिस जगह ये आया है, उस जगह का नाम था मार्शल आइलैंड। और ये मार्शल आइलैंड में भी उस पर्टिकुलर जगह का नाम था इबॉन, और ये न्यूजीलैंड के पास था। एमी और रसल, ये दो पति पत्नी, उनका इस इबॉन टापू पे आते जाते थे और नारियल के पेड़ थे जहाँ से वो नारियल अपना लेकर जाते थे। जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स टापू समंदर के किनारे औंधा पड़ा हुआ है, बाल बेतरतीब। उसके करीब जाते हैं, उसको देखते ही समझ जाते हैं कि ये कहीं बहुत दूर से समंदर से तैर कर आया। फिर उसको पलटते हैं, चेहरा देख के डर जाते हैं।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के ऐसे बाल, ऐसी दाढ़ी, ऐसी वहशत, सारा हुलिया बदल दिया था। और जानते हैं ये हुलिया क्यों बदला था? क्योंकि जिस दिन ये टापू पे उतरा, पूरे 438 दिन के बाद, 14 महीने तक समंदर में रहने के बाद ये किनारे आया था। इन 14 महीनों ने उसके बाल, चाल, दाढ़ी, हुलिया सब कुछ बदल के रख दिया था। वो दोनों, एमी और रसल, देख कर डर गए थे। उसके हाथ को जब देखा तो उसके हाथ में सिर्फ हड्डियाँ थीं। पैर देखा तो पूरी तरह से एड़ी सूजी हुई थी। थाई देखी तो वहाँ पे मांस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आंखें अंदर धसी हुई थी। वो आंखें खोला तो भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब वो दोनों करीब गए और उसके बाद वो होश में आया तो उनको देखते ही वो पागलों की तरह बोलने लगा। जोस सल्वाडोर, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, इन दोनों को अंग्रेज़ी आती थी और वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था और ये दोनों इंग्लिश में बोल रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं कि कंटिन्यू कई मिनट तक नॉन स्टॉप बोलता रहा। बाद में फिर उसने बताया कि क्यों बोल रहा था। 14 महीने से उसने, बल्कि 1 महीना तक तो उसका साथी था, 13 महीने से उसने किसी से बात नहीं की थी। 13 महीने तक अकेला तन्हा समंदर में था। इसलिए जब इंसान को देखा तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला उसकी भाषा ज़ुबान जानता है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, लेकिन उसके अपने अंदर से एक वो निकालना था और उसने निकालना शुरू किया और बोलना शुरू किया। बोलने के बाद वो फिर खूब हंसने लगा, वो दोनों भी हंसने लगे। फिर उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस उसकी हालत देखती है क्योंकि एक दूसरे देश में वो पहुंचा था। और कमाल ये है कि जहाँ से वो चला था और जहाँ पे ये उतरा, उन दोनों की दूरी जो थी वो थी 6700 मील, यानी कि 8800 किलोमीटर। वो अपने घर से चला था और पहुंचा यहाँ पे 8800 किलोमीटर दूर। 438 दिन लिए, 14 महीने लिए। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये बात वहाँ पे इस मार्शल आइलैंड में एक अमेरिकन एम्बेसडर थे, उनको पता चली। वो उससे मिलने गए, हालत देखी, फिर उसके ज़रिए फिर कहानी पता चली। जब उसकी कहानी पता चली तो फिर मीडिया को पता चली ये बात। हर एक सुनकर दंग रह गया कि एक शख्स 14 महीने तक, 438 दिन तक समंदर में अकेले बिना खाए पिए हुए कैसे जी सकता है, कैसे बच सकता है। फिर क्या थी, उसकी कहानी हर तरफ फैल गई। इसके बाद उसका इलाज हुआ, उसके बाल, दाढ़ी सब ठीक किए गए और जब वो ठीक हो गया तो फिर बड़ी इज्जत के साथ उसको वहाँ से मैक्सिको भेजा गया। करीब 15 महीने के बाद वो अपने घर वापस आता है, अपनी माँ से मिलता है और माँ से मिलने के बाद फ़ौरन वो पहुँचता है कोरबोडो की माँ के पास। उनके पास जाता है और 2 घंटे तक उनकी माँ जो जो पूछती रहती हैं वो पूरी कहानी 1 महीने की वो बताता रहता है। और उसने वादा किया था कि मैं मिलूंगा, वो सारी चीज़ें बताता है। उसकी माँ सुनती रहती है, रोती रहती है। उसके बाद जो सल्वाडोर फिर वापस अपने घर आता है। कई चैनल पे, कई जगह पे उसकी फिर कहानियाँ आती हैं। उसको बहुत पैसे भी मिलते हैं, बहुत कमाता है। लेकिन डॉक्टरों ने जब उसका इलाज किया तो कहा कि इसके दिमाग में अब समंदर, ये पानी, ये दहशत, ये वहशत, ये हमेशा के लिए घर कर गई है। अब ये इससे कभी उबर नहीं पाएगा। यही वजह है कि कभी, और उससे कहा गया था कि इसको कभी अकेला मत छोड़ना। 13 महीने समंदर में अकेले रहने की एक जो खौफ और दहशत है वो उसके दिमाग में बैठ गया। अगर वो कभी भी अकेला रहेगा तो इसके दिमाग में इसका कुछ भी असर हो सकता है। तो 2014 में जनवरी में ये लौटा। उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी जोस सल्वाडोर को अकेला नहीं छोड़ा गया। जब वो सोता है तो लाइट जलाकर सोता है, रोशनी में, अंधेरे से डर जाता है। पानी देखकर अब उसे डर लगता है। उसके बाद से वो समंदर की तरफ गया नहीं है, पर ज़िंदगी उसकी चल रही है। इसकी वजह से थोड़े माली हालात उसके अच्छे हो गए, लेकिन ये जो पूरा खौफ है उस 14 महीने के सफ़र का, वो उसके दिमाग से आज तक नहीं निकला है। लेकिन इस जोस सल्वाडोर ने अपनी इस कहानी से ये बता दिया कि अगर इंसान चाहे तो वो कैसे भी हालात में, मुश्किल हालात से मुकाबला करके जीत सकता है। लेकिन इसके लिए उसके अंदर में विल पावर होनी चाहिए, उसके अंदर में वो सोच होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। और यही जज्बा, यही सोच, यही ताकत जो उसके अंदर थी। वरना आप सोचिए कि 438 दिन अकेले समंदर की लहरों के बीच एक छोटे से नाव में कोई कैसे जी सकता है।
8,800 किलोमीटर दूर तक का सफ़र कोई कैसे कर सकता है, लेकिन किया, इस शख्स ने किया, और इसीलिए आज इसकी कहानी आपके सामने है। तो ये थी कहानी इंसानी जद्दोजहद की। मुझे लगता है कि सबसे कुछ बेहतरीन अगर मिसालें दी जाएँ तो उनमें से एक थी। आप लोगों को अच्छी लगी हो कहानी, इसमें कुछ सुझाव हो, कुछ और चीज़ें हो तो ज़रूर मेल करके बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले शुरू में आपसे वादा किया था, आज क्राइम तक फैमिली मेम्बर के कुछ लोगों का बर्थडे है, जिसमें से रवि रनिंगा है। तो रवि जी, आपको बहुत बहुत, रवि रनिंगा साहब, जन्मदिन की बधाई। सूरज कुमार हैं, इनका भी बर्थडे है, तो सूरज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद शमशेर हैं, इनका भी जन्मदिन है, सालगिरह है, तो शमशेर साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सुमित नाइकारे हैं, इनका कल बर्थडे है लेकिन कल छुट्टी है संडे की, तो एडवांस में आपको सुमित जी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा 2 साल की जानवी हैं, इनका भी बर्थडे है, इनकी मम्मी आरती ने भेजा था, तो हैप्पी बर्थडे जानवी बेटा, हमेशा खुश रहो। हमारी टीम में एक बड़ा धुआंधार, हमारे एक अच्छे तेज तर्रार रिपोर्टर है अरविंद ओझा, आज उसका भी बर्थडे है, तो उसको मैंने बताया नहीं अभी तक, लेकिन तो अरविंद ओझा को भी बहुत बहुत बधाई। अरविंद ओझा, हमेशा अच्छा काम करो, स्टार रिपोर्टर है हमारा, बहुत मेहनत करता है और उसके अंदर एक आग भी है। तो अरविंद ओझा, हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो। इसके अलावा पंडित सुरेश शर्मा और राजश्री शर्मा, इन दोनों की एनिवर्सरी है कल, और कल चूँकि संडे है तो एडवांस में ही सुरेश शर्मा जी और राजश्री शर्मा जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई आपकी शादी की सालगिरह की। कुलदीप सिंह और मोनिका सिंह, इनकी जो है पहली मैरिज एनिवर्सरी है, तो इन दोनों को भी पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा प्रभात सिंह चौहान हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। डॉक्टर प्रदीप उप्पल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं लुधियाना से, थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं प्रदीप उप्पल जी, आपके प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। अवधुत चौहान हैं, चौहान, ये AR क्रंचकर की स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो जल्दी आपको सुनाता हूँ चौहान साहब। मयूर महाजन है, ये मुल्ला उमर और बोको हरम की कहानी सुनना चाहते हैं। बोको हरम की शायद मैं सुना चुका हूँ, क्यों दीपक? मुल्ला उमर की ज़रूर सुनाऊंगा। बोको हरम आप देखिएगा, क्राइम की कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। मोहम्मद अमजद हैं और इनकी बेटी उमरा है, और ये आजकल बेटी को गोद में रख के कहानी सुनते हैं, तो थैंक यू अमजद साहब। अजय सिंह हैं, विकास अग्रवाल हैं, और 10 साल की इनकी बेटी अक्षा का बर्थडे है 12 मई को, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। विशाल तारते हैं, संजय अग्रवाल हैं, इन्होंने कुछ स्टोरी आइडिया दी है, उस पर जल्दी काम करता हूँ। सद्दाम खान हैं, मुकुंद प्राणिक हैं, अभिषेक आनंद हैं, विशाल भट्ट हैं, इंद्रजीत पासवान हैं, और चंदन कुमार सिंह हैं। अताउल्ला खान, पाकिस्तानी सिंगर का गाना सुनना चाहते हैं, जिन शायद अताउल्ला खान ने वो गाया है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दर्द भरी आवाज़ है। तो चंदन सिंह जी, मैं चलिए, ये भी हालांकि क्राइम से लेना देना नहीं है लेकिन सुनाता हूँ। तो उम्मीद है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, कल संडे है कल, और संडे छुट्टी, तो छुट्टी भी एंजॉय कीजिए। मेरी भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल छुट्टी है। परसों यानी मंडे को आपसे मुलाकात होगी क्राइम तक की नई कहानी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।